हेलो एवरीवन। अगर आप नीट की, एनवीएस की या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक में से आपका 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर आना है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको इस टॉपिक से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में इस टॉपिक से ज़रूर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा पहला सवाल है, द माइक्रोब यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। इसका आंसर है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर एक ब्लैक कलर का फंगस होता है और ये सिट्रिक एसिड का कमर्शियल प्रोडक्शन कराता है। इसमें जो बाकी लैक्टोबैसिलस है वो कर्ड या मिल्क में पाया जाता है। सैक्रोमाइसिस एक ईस्ट है जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि वाइन, इथेनॉल या ब्रेड के प्रोडक्शन में। और पेनिसिलियम हमारे पेनिसिलिन प्रोडक्शन के में हेल्पफुल होता है। Next question is, which of the following bacteria is responsible for converting milk into curd? अभी मैंने जस्ट इसका आंसर बताया था, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ये मिल्क, चीज़, कर्ड के प्रोडक्शन में यूज़ होता है और ये बहुत ही डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, हमारे माउथ गट में पाया जाता है। Next question is, methanogens are commonly found in activated sludge, root nodules, rumen of cattle या human intestine. Answer is rumen of cattle. Methanogens generally ये क्या करते हैं, ये कार्बन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड हुआ, लिपिड हुआ या फिर प्रोटीन हुआ, इन सब को ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं और ये जनरली वेटलैंड या फिर कैटल के रूमेन में या फिर ये सेडिमेंट्स में पाए जाते हैं। ये कार्बन साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। कार्बन के ब्रेकडाउन में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है, बायोगैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ माइक्रोब्स? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सीवेज ट्रीटमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन या प्लास्टिक सिंथेसिस। आपको पता है प्लास्टिक सिंथेसिस नहीं करवाता है माइक्रोब्स। हाँ, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि पेनिसिलिन। सीवेज ट्रीटमेंट हमारे माइक्रोब्स की हेल्प से ही हो पाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम वगैरह यूज़ होते हैं। Next question is, activated sludge mainly consists of viruses, algae, protozoa या bacteria and fungi. आंसर है bacteria and fungi, क्योंकि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें बैक्टीरिया और फंजाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं और वो ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, माइकोराइजा शोज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। इसका आंसर है रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई। जो ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ये आप याद रखिएगा, ये प्लांट्स के रूट्स और फंजाई में होता है। ये प्लांट्स की न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्पफुल होता है एंड दस प्लांट्स की ग्रोथ प्रमोट होती है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोफर्टिलाइजर इंक्रीजेस फॉस्फोरस अपटेक इन प्लांट्स? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा या एनाबेना। देखिए इसमें ना एक ग्लिच है। फॉस्फोरस का अपटेक और सोल्यूबलाइजेशन दोनों फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी कि पीएसबी बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल होता है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, वो भी करते हैं और माइकोराइजा भी करता है। तो आप ऑप्शंस उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। सो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये याद रखिएगा, पेनिसिलिन का पहली बार जो है प्रोडक्शन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। ये फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी। ये हमारे पेनिसिलिन की माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का व्यू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डीएनए एट ए रैंडम साइट, बी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, सी एमआरएनए, फोर्थ है प्रोटीन साइट्स। इसका आंसर है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स एक जैसा रीड करते हैं डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोल ऑफ प्लाज्मिड्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू एक्टर्स, एंजाइम्स, होस्ट, वेक्टर्स या मार्कर्स। इसका आंसर है वेक्टर्स। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड जो होता है वो वेक्टर होता है। ये मास प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोटीन करवाता है और अगर रोल ऑफ प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरिया पूछेगा तब वो मार्कर की तरह यूज़ होता है। वहाँ पे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह प्रमोट करता है। बट हमारा सवाल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या यूज़ होता है, तो ये वेक्टर्स की तरह यूज़ हो सकता है। बहुत सारी हम प्रोटीन्स इससे जैसे कि इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंजाइम इज़ यूज टू जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स
इसका आंसर है डीएनए लाइगेज। ये याद रखिएगा, लाइगेज एंजाइम जो होती है हमेशा जॉइनिंग के लिए यूज़ होती है डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स को। Our next question is the heat stable DNA polymerase used in PCR is obtained from। तो इसका आंसर है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन किया गया है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है। देखिए पीसीआर में हाई टेम्परेचर यूज़ होता है, वहाँ पे डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन होता है, और ये सारा बहुत हाई टेम्परेचर होता है। सो थर्मस एक्वेटिकस जो पॉलीमरेज होती है वो एक डीएनए पॉलीमरेज होती है, ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेप्स ऑफ पीसीआर इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। सो इसका आंसर होगा जो पहला स्टेप होता है सेपरेशन का वो डीनेचुरेशन होता है। वो जनरली पीसीआर में 90 to 92 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके बाद क्या होता है, एनीलिंग होती है, और थर्ड स्टेप जो होता है वो एक्सटेंशन का होता है, जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सटेंड करती जाती हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कलर, चार्ज या साइज। देखिए जो मॉलिकुलर बायोलॉजी में जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, सेपरेशन करते हैं डीएनए का, तो जेल पे हम अपने सारे डीएनए को डाल देते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं इनमें, और उसके बाद से क्या होता है हमारे डीएनए मूव करते हैं। तो जो ये मूवमेंट होता है ये साइज़ के बेसिस पे होता है। तो जो सबसे छोटे साइज़ में होते हैं वो पहले आ जाते हैं, और जो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। So our next question is ethidium bromide is used in gel electrophoresis to कट डीएनए, लाइगेट डीएनए या स्टेन डीएनए या एम्पलीफाइड डीएनए। इसका आंसर है स्टेन डीएनए। देखिए इथिडियम ब्रोमाइड एक फ्लोरेसेंट डाई है जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए और आरएनए को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक म्यूटाजन होती है, और ये इंटरकलेट कर जाती है डीएनए और आरएनए के बेस पेयर्स में, और जब हम इसको यूवी लाइट में देखते हैं तो ये ऑरेंज कलर की फ्लोरेस करती है। तो उससे हमें पता चल जाता है पोजीशन ऑफ डीएनए हमारा है कहाँ। जो हमारा जेल पे हमारे जो बैंड होते हैं डीएनए आरएनए के, वो हमें पता चल जाते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू वायरसेस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स या फंजाई। इसका आंसर है बीटी कॉटन जो है इंसेक्ट के रेजिस्टेंट होता है। एक इंसेक्ट होता है बॉलवॉर्म इंसेक्ट जिसका कॉमन नेम होता है, वो क्या करता है कॉटन को जो बॉल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। अब इसमें क्या होता है, जो कॉटन की जो बॉल्स होती हैं उस पर ये इंसेक्ट अटैक करता है और उनको जो है ख़राब कर देता है, तो इसमें फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। तो हमने क्या किया है, एक बैसिलस थोरेंजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है जो क्राई प्रोटीन रिलीज़ करता है, जो कि इंसेक्ट्स को मारता है, किल करता है। तो हमने उस बैक्टीरिया से हमने क्या किया है, वो जीन आइसोलेट कर लिया है, और उस जीन को हमने क्या किया है, प्लांट में ही डाल दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और इससे क्या होता है कि जब प्लांट क्या होता है, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगता है, और जैसे ही इंसेक्ट्स इनको खाएगा वो किल हो जाएगा। वॉर्म्स जो हैं वो जो बॉल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो ये रेजिस्टेंट हो जाती हैं उस इंसेक्ट्स के लिए। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस थोरेंजिएंसिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या फिर इकोलाई। इसका आंसर है बैसिलस थोरेंजिएंसिस। ये जो है क्राई प्रोटीन रिलीज़ करता है और इंसेक्ट्स को किल करता है। So next question is the first transgenic crop developed by cotton, tomato, tobacco या potato। इसका आंसर है tobacco। ये याद रखिएगा, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप हुई थी वो tobacco हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमुलिन इज एंटीबायोटिक, वैक्सीन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या एंजाइम। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंसुलिन जो है अभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, and humulin is its example. Our last question is assertion reason question. असर्शन है बीटी कॉटन प्लांट डू नॉट रिक्वायर इंसेक्ट, और रीज़न है बीटी टॉक्सिन इज़ टॉक्सिक टू इंसेक्ट लार्वी। देखिए इसमें असर्शन ठीक है, बीटी कॉटन जो होता है वो इंसेक्टिसाइड नहीं रिक्वायर करता है, क्योंकि उसके अंदर क्राई प्रोटीन होती है, वो खुद किल कर सकता है इंसेक्ट्स को। और इसका रीज़न भी यही है कि बीटी टॉक्सिन जो है इज़ टॉक्सिक है, वो इंसेक्ट लार्वा के जो बीटी टॉक्सिन की जो प्रोटीन है वो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए डाल दी गई है। तो जो क्राई प्रोटीन है वो प्लांट्स में हमने डाल दी है, इसलिए इसका रीज़न भी ठीक है। बोथ इज़ करेक्ट।
आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। माय चैनल इज़ न्यू, आई हैव जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, बट आई गारंटी यू अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं इस तरीके का आपका क्विक रिविज़न के लिए और सारे चैप्टर्स के मैं ले आऊँगी। और इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में अगर कम टाइम भी है तो आप 10-10 मिनट में बहुत मेजर क्वेश्चंस आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स बिल्कुल आपको मिलेंगे, छूटेंगे नहीं। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस चैप्टर का आपको क्विक रिवीजन चाहिए। मैं ट्राई करूँगी कि बेस्ट से बेस्ट इसके विजुअल्स बना सकूँ और बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपके लिए ला सकूँ, वो भी बहुत कम से कम टाइम में, विदाउट वेस्टिंग आपका टाइम। क्योंकि मैंने देखे हैं कि लोग घंटों के लेक्चर्स बनाते हैं और उसमें सिर्फ 5 या 10 सवाल एक्सप्लेन कर पाते हैं सही से, वो भी नहीं एक्सप्लेन करते हैं और बच्चों का टाइम बहुत कीमती होता है। तो आपको बिल्कुल अगर क्विक रिवीजन करना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं 10 मिनट्स के अंदर कोशिश करूँगी 15 से 20 सवाल का आपका रिवीजन हो जाएगा जो टॉप एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।